नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। बेटा, रघुवीर मिश्रा का घर कहाँ पर है? उनके घर जाना है इसके रिश्ते के लिए। वो जो लड़का गया है ना, उसके बारे में बहुत पता किए हैं। पार्टी करता है, लड़की बाजी और जाने काका। ये ब्याह तो हो ही जाए, फिर उसके बाद वो तुमको पूरी जिंदगी कोसेगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत की हमारी बहन का रिश्ता तोड़ेगा तू? देखिए जय भारती सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। નસીબદાર હોય છે ઘર જ્યાં દીકરી જન્મે છે। મમ્મી, દિયા નામ વિચાર્યું છે। દિયા ફિયા જીથરી ઠીકરી જે વિચારવું એ વિચાર છે તો જાતનો પથરો ને। લાઈફ એક ફાઇટ છે, એની લાઈફની ફાઇટ જાતે લડવાની છે। इस बार भी फर्स्ट प्राइज जाता है दिया पटेल को। तने જોઈને બધા કહે કે દીકરી પથ્થરો નહીં, પથ્થર ચીરીને પાણી કાઢે એવી હોય છે। નાનકડું ગલુડિયું મેદાનમાં ઉતરી ગયું। હું મારી દિયાને એટલી સ્ટ્રોંગ બનાવીશ કે કોઈ એની સામે આંખ ઊંચી કરીને જોવાની હિંમત નહીં કરે। Sir, I'm not a loser. I'm a fighter. कौन है जो दिल में बस जाता है? थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। ख्यालों की तरह चुपके से आता है। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। बेबस बन यादों में खो जाता है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। बातें पुरानी लेकिन नई है ये कहानी। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे, शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। सफर में हमारी
सहज संसाधनों से बनता है हमारा स्वभाव। और इस वक्त हम हैं प्राकृतिक संसाधनों के स्वर्ग रुद्रप्रयाग में। रुद्र यानी भगवान शंकर और प्रयाग का मतलब होता है संगम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, दो नदियों का संगम, और वो नदी है अलकनंदा और मंदाकिनी। मेरी एक ओर है केदारनाथ से चली आ रही मंदाकिनी की कलकल करती हुई हरी जलधारा, जो बहुत ही शांत स्वभाव की है, बहुत सहज है और वो अपने रिदम में शांति से बहती चली आ रही है। और दूसरी तरफ है अलकनंदा की तेज प्रचंड प्रवाह, जो कि बद्रीनाथ से होती हुई आ रही है। और ठीक इसी जगह पर दोनों नदियों का संगम होता है, एक जो है केदारनाथ की मंदाकिनी नदी और एक बद्रीनाथ से होती चली आ रही अलकनंदा नदी। ठीक इसी जगह पर दोनों नदियों का संगम होता है, जो आगे चलकर भागीरथी से मिलती है और बनती है गंगा का मुख्य स्रोत। ऐसा है रुद्रप्रयाग का प्राकृतिक संसाधन। रुद्रप्रयाग के सफर पे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो जगह है अगस्त मुनि आश्रम, ये एक बहुत ही मतलब धार्मिक इसका एक मान्यता है, या फिर बोल सकते हैं ऐतिहासिक मान्यता है, क्योंकि बहुत सालों पहले अगस्त मुनि थे यहाँ पे। तो इस जगह की क्या मान्यता है यहाँ पे ऐसी, क्योंकि ये बहुत ही पावन भूमि मानी जाती है, बहुत सेक्रेड मानी जाती है। तो इस जगह की मान्यता क्या है, उसके बारे में आप बताएं, इसका इतिहास क्या है थोड़ा। देखिए मैम, ऐसा है कि यहाँ पे कहा जाता है, ये किंवदंती बोलिए या आप शास्त्रों में कहिए, तो कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य जब है दक्षिण पथ, मतलब दक्षिण भारत से रहते हैं, बिलोंग करते हैं दक्षिण भारत से, वो आए थे उत्तर पथ के लिए। तो उत्तर पथ में आते तो बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल। तो कहा जाता है कि 35 सागर होने की वजह से कैल्शियम के टकराव भूमि के अंदर, उससे क्या हो जाता है कि पहाड़ बढ़ जाता है, जैसे एवरेस्ट बढ़ रहा है, तो वैसे डिपॉजिट होके कैल्शियम के अंदर ही होके जो बोलते हैं ना प्लेटें खिसकने से, टकराने से, तो उससे क्या हो जाता है पहाड़ बढ़ते हैं, जैसे एवरेस्ट अभी बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार एवरेस्ट भी अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा है, उसी प्रकार विंध्याचल ने भी अपनी ऊंचाई बढ़ाई, क्योंकि वो अंदर से वो प्लेटें खिसकना होता रहता है, कैल्शियम प्लेटें। तब जाके अगस्त्य ऋषि जी आए उत्तर पथ की ओर, और उन्होंने कुछ ऐसा जो उनका रिसर्च रहा होगा, कोई बुरा होगा, उससे उन्होंने क्या कर दिया, उसकी गति को रोक दिया, बढ़ने की गति को। तो ये वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक भी, आध्यात्मिक, आप दोनों तरीके से ले सकते हो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि कहा जब तक मैं ऊपर से दर्शन करके वापस ना आऊँ, तब तक आप इसी तरह झुके रहना है, या वो तब तक झुका रहेगा या उतनी ही रहेगी गति। उसके बाद जब वो यहाँ से चले जाएंगे अगस्त्य ऋषि, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पुनः बढ़ने लग जाएंगे। तो कहा जाता है कि सृष्टि का अंतिम समय जो बोला जाता है वो वगैरह वगैरह है। लेकिन उसके बाद अगस्त्य ऋषि का प्रवेश उत्तराखंड में होता है, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तराखंड में होता है। तो इस प्रकार जब अगस्त्य ऋषि गए वहाँ मंदिर में पूजा पाठ किया नित्य विधान से, और जैसे ही भोग लगाने लगे वहाँ पे, और भोग अन्न प्रसाद लेने लगे, तो वो राक्षस भी पेट में चला गया जी। और जब बाहर से दूसरा राक्षस चिल्लाने लगा, तो महर्षि अगस्त्य को क्या बोलते हैं, थोड़ा उधर विकार जिसको बोल सकते हैं आप, यार पेट में दर्द होने लगा, तो उन्हें विभूति ली और विभूति से थोड़ा सा मल दिया, उसका वो राक्षस अंदर ही भस्म हो गया। तो उसके बाद जैसे ही दूसरा राक्षस आया, तो दूसरे राक्षस से लड़ाई हुई। तो कहा जाता है अगस्त्य ने अपने जो 12 सूर्य है, 12 सूर्यों को अपने अंदर लिया, तेज को युद्ध करने के लिए, और कुछ देवी के अवतारों को लिया। उसके बाद उसके साथ युद्ध हुआ, रक्त बीज हुआ, इस प्रकार से उन्होंने समाप्त करके 2 राक्षस बचे। वो एक तो बद्रीनाथ चला गया शंख में छुपने, और दूसरा यहीं से आगे छुपे गई। उसके बाद अगस्त्य ऋषि का पुराना जो मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे ऊपर स्थापित किया गया। उसके बाद स्थापित करने के नित्य नियम वो क्या करते हैं, स्नान करने के लिए यहीं से 1 किलोमीटर आगे गंगा तट पे आते थे स्नान करने के लिए। लेकिन एक अवस्था के होने के बाद उन्होंने वहीं पे उनका आश्रम बन गया। तो वो मूर्ति रूप में और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी 2 किलोमीटर आगे। तो अभी तक वो वापस नहीं गए? अभी नहीं गए, अभी यही है। धीरे धीरे जिस दिन कहा जाता है विंध्याचल पर्वत, तो इसीलिए शायद प्रकृति को बचाने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने जो बोला था, उसको आदेश दिया था विंध्याचल को कि तुम यहीं पे रहना, वो अभी तक यहीं पे स्थित है। और वो एकदम अपनी धीमी गति से वो चल रहे हैं, ताकि वो विंध्याचल बढ़े ना। वो है प्रकृति के समन्वय के साथ चल रहे हैं, जी, साथ में चल रहे हैं। ऋषि को पहुंचाएंगे, वो धीरे धीरे जाते रहेंगे। उन्होंने बस अपनी चाल धीमी रखी है, अपनी चाल धीरे, और आ रहे हैं। तो इतने शक्तिशाली ऋषि थे अगस्त मुनि, और उन्हीं के लिए ये आश्रम है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो आते हैं? तो जो भी आता है रुद्रप्रयाग, वो इस तरफ जरूर आता है। ये ऐसा है कि ये पहले की यहाँ पे टिहरी नरेश का गढ़ है,
जो अंग्रेजों के समय से और नेपाली आक्रमण के बाद, तो ये उनके भी देवता है टिहरी गणेश की। तो कहा यहाँ पे एक चल डोली है, चलती डोली होती है, तो उसके आदमी कंधे में रखे चलते हैं वो, हर 12 साल बाद यात्रा होती है वो, और जगह जगह जाके मंदिरों में यज्ञ करवा के अपने वापस आते हैं। तो अगस्त ऋषि जी के यहाँ के लोगों ने उसके बाद क्या मान दिया, जब अब होता ही है जो आपका जो मदद करे उसको आप राजा ही मानते हैं, और यहाँ के सभी लोग, सभी वासी इनको राजा मानते हैं। देखिए इन्होंने रक्षा की है, यहाँ लोगों का उद्धार किया है, तो यहाँ के लोग अगस्त मुनि को राजा मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, और ऋषि से ज़्यादा उस वे में अपना जो रक्षक के हैसियत से उनको पूछते हैं और उनको वो दर्जा दिया है, दर्जा, राजा का दर्जा दे रखा है। अच्छा, रुद्रप्रयाग में संगम है, ये अगस्त मुनि का आश्रम है, यहाँ से दूर केदारनाथ बद्रीनाथ है, मतलब ये जंक्शन पॉइंट है। तो ये धार्मिक मान्यताओं का गढ़ होने के साथ साथ ये खान पान में भी, क्योंकि ये गढ़वाली रीजन में आता है, तो गढ़वाली खान पान बहुत फेमस है। तो आप उस कुछ क्विजीन के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में हमें बताएंगे। हाँ, यहाँ का खान पान तो देखा जाए तो गढ़वाल में जो खान पान, देखिए यहाँ पे उपजाऊ लायक तो भूमि नहीं है, पहली बात। यहाँ पे जो खाना पीना होता है वो जंगली खाना ही ज़्यादा होता है। अच्छा। जैसे पौराणिक कहा जाता है, हमारे जंगलों में एक फॉर्न होता है, साइंस में बड़ा फॉर्न, उसकी यहाँ सब्जी बनती है, 2 प्रकार के होते हैं, एक जहरीला होता है, एक खाने वाला होता है। तो जो जहरीला होता है उससे तो दूर रहते हैं बच्चे लोग, हम लोग भी सभी, लेकिन एक जो खाने वाला होता है डार्क ग्रीन कलर का, उसको खाने के लिए, एक तो सब्जी के लिए उसको यूज़ किया जाता है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। ये जो सत्तू है, ये मतलब पूरे उत्तराखंड का एक बोल सकते हैं, उसको पांडवों के ज़माने से ही ये भोजन बना है। वो भीम के लिए भी कहा जाता है कि भीम भी सत्तू उसको खा के बहुत शक्तिशाली रहे बने, वो ऐसा है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए। जी ज़रूर, जब भी आप यहाँ पे आएँ, ये जो भी बता रहे सत्तू, ये जो बनता है जौवर का आटा का, जौ से बनता है, ये सत्तू ज़रूर खाएं, और ऐसे ही तंदुरुस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, इतनी अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरते लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी देखती हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर बुलाएं, 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके पूरे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वाद के सफर में हम हैं गढ़वाल जिले के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रुद्रप्रयाग में, और अब वक्त आ गया है यहाँ की रीजनल खान पान का लुत्फ उठाने का। और उसके लिए हमारे साथ है भक्ति बुटोला जी, जो अपने हाथों से यहाँ की रीजनल गढ़वाली डिश बनाना भी हमें सिखाएंगी और उसका हमें स्वाद भी करने को देंगी। तो वेलकम टू आवर शो भक्ति जी। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आप इस गढ़वाली अटायर में बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है लग रही है ना? तो क्या बनाकर आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही है? ये हमारी गढ़वाली परंपरा है जो रीति रिवाज से चली आ रही है, इसका नाम है रोट या रोट ना बोलते हैं हम। तो शादी ब्याह में हमारा सबसे अच्छा शगुन यही है। जैसे आप लोग सब बाहर साइड में मिठाई लोग बांटते हैं ना, तो हमारे रोट बांटते हैं हम शादी ब्याह में। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस, मतलब कुछ अच्छा शुभ हो रहा है, कुछ स्पेशल चीज़ें हो रही हैं, तो ये यहाँ की एकदम पारंपरिक डिश है गढ़वाल की। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है आज मौजूद, क्या क्या अवेलेबल है, और किस सामग्री क्या क्या यूज़ होता है इसमें बनाने के लिए? तो ये सांचे में बनता है रोट। तो ये मीठी डिश है, मतलब ये मीठा है, इसका स्वाद जो है वो मीठा है।
आज भक्ति जी हमें रोट बनाना सिखा रही है, जो गढ़वाल का पारंपरिक डिश है। किसी भी शादी, फंक्शन या इसे शगुन माना जाता है बेसिकली। तो गेहूं के आटे में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके रोट बनाई जाती है, जैसे सूजी है, नारियल का बुरादा है, जीरा है, थोड़ा सा सोडा है, हल्दी है, दूध है। हाँ, दूध से थोड़ा रिचनेस आती है। दूध अच्छा एक फ्लेवर ऐड करता है। और उसके साथ तेल है और साथ में है गुड़ का पानी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना अब जल्दी से। तो पहले हमने आटा में हल्दी ऐड किया। अच्छा, तो उतना ही मिलाना जिससे वो बंध सके और आटे में बन सके। 2 कटोरी आटे में आधा कटोरी सूजी, ये रेशियो आपको रखना है। इसमें सौंफ डालें, जीरा ना डालें, और इसमें दूध डालेंगे। तो दूध कितना हम ऐड करते हैं? तो 1 कटोरी आटे में 4 चम्मच दूध, स्वादानुसार। तो ये थोड़ा सूखा सनाता है या गीला सा जाता है? सूखा सूखा जैसा होता है जी। गुड़ के साथ भूनने में तब अच्छा रहता है। तो गुड़ अभी इसमें नहीं जाएगी। पहले इतनी सारी चीज़ों को जो रखी हुई थी उसको पहले बाकी सारी सामग्री है वो मिला के आटा को इस तरीके से आप मिक्स करेंगे। उसके बाद गुड़ का पानी जाएगा। तो गुड़ का पानी कैसे बनाया आपने? पानी उबाला हमने, पानी उबाला और उसमें गुड़ डाला। उसमें गुड़ डाला उसको, तो उसको ठंडा होने दिया। अच्छा, वो गुड़ भी गल गया। गुड़ भी गल गया तो गुड़ का पानी बन गया। उसके साथ हम तब आटे में जी, जिसको नारियल का स्वाद पसंद है वो पूरा अपने मन मर्जी से ऐड कर सकता है। इसको ज़्यादा डालने से कुछ खराबी नहीं होती, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वाद के विषय से जी, ये स्वाद पे डिपेंड करता है। अगर आपको नारियल का टेक्सचर, नारियल का फ्लेवर बहुत पसंद है तो आप भूरा, नारियल का भूरा ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि आपको हर बाइट में नारियल मिले। और जिसको नारियल का फ्लेवर उतना पसंद नहीं है और थोड़ा बहुत चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जाएगा गुड़ का पानी, और गुड़ के पानी में ही ये आटा सनाता है। जितना टाइट आटा उतना अच्छे रोट। तो आपको एक बार में ही गुड़ का पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर पहले आप डाल देंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर वो फ्लेवर वो अगर वो टाइट नहीं होगा तो वो रोट वाली बात नहीं आएगी, वो ठीक से बनेगी नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि थोड़ा सा कड़ा हो आटा, हार्ड सनाए। और फिर आपको इस तरीके से जैसे ये बता रही है उसको आटा को गूंथना है। चूल्हे पे कुछ भी बने उसका स्वाद अलग ही होता है। अब सिंपल से सिंपल चीज़ क्यों ना बना दे, चूल्हे में एक अलग ही पता नहीं क्या टेस्ट आ जाता है। हाँ, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड भले थोड़ी हो जाए लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर सही तरीके से आटा एकदम गूंधा हुआ है। और इसमें हम तेल डालेंगे मोम के लिए, थोड़ा सा चिकनाहट के लिए। तो बहुत ही शुभ चीज़, शुभ शगुन है। शुभ शकुन के तौर पे रोट या रोटना यहाँ पे खिलाया जाता है, बनाया जाता है। तो आज हम बहुत ही, तो हमारे शो के लिए भी ये शगुन है कि यहाँ पे रोट बन रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ शगुन है शादी ब्याह शुभ शगुनों में जी। तो इसे हम धीरे धीरे करके ऐसे लोई बना लेंगे, जैसे रोटी की लोई बनती है। इतने बड़े साइज़ की मोटी मोटी ऐसे हम लोई बना लेंगे और उसके बाद उसे हम साँचे में गढ़ेंगे। तो ये साँचा, ये 2 तरीके का साँचा है। तो उस पर ऐसे तेल लगा के हम रोट ना बनाने के लिए लकड़ी का ही साँचा सही रहता है। इसी से बनता है रोट, इसी से इसकी पहचान है, इसी से इसकी खूबसूरती है। तो रोट अगर आपको बनानी है तो उसके लिए साँचा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना साँचे के रोट नहीं बनेगा। और इसके लिए स्पेशल गढ़वाली साँचा। तो अगर किसी को ये साँचा चाहिए तो अगर भी किसी भी शॉप में आप बोलेंगे कि रोट बनाने के लिए साँचा चाहिए, तो ऐसे लकड़ी का साँचा मिलता है जैसा आप देख रहे हैं। तो आप वैसे साँचे खरीद सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो सबके घर में अवेलेबल होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जिसमें जितनी भी सामग्री गई है वो हर किसी के पास, हर किसी के घर में, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हो आपके पास होंगी। बस ये साँचा आपको खरीदना पड़ेगा लकड़ी का, और फिर आप ऑथेंटिक एकदम रीजनल गढ़वाली रोट बना सकते हैं। गढ़वाल में रोट को शुभ शगुन के रूप में माना जाता है। तो आपके घर में भी अगर तीज त्योहार, शादी, कुछ भी ऐसा अवसर हो, कुछ भी शुभ काम हो रहा हो, तो आप रोट बना सकते हैं और गढ़वाल का टेस्ट आप अपने किचन में ला सकते हैं। तो ये देखिए रोट कैसे तैयार हो रही है हमारी।
तो इतने से आटे में कम से कम 6, 7, 8 रोट आराम से बन जाती है, तो उसके हिसाब से आप ले। तो अब हम इसे तलने का टाइम हो गया है। तो तलने के लिए एक कढ़ाई में यहाँ पर तेल भरा हुआ है, नॉर्मल रिफाइंड तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए, इसका कलर, इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। और बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं अपना मुंह मीठा करूँ जल्दी से। तो अब इसे फ्राई करने का टाइम हो गया है। तो एक एक करके हम इसमें डालेंगे एक साथ। थोड़ा प्रेशर लगा के इसे प्रेस करें ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, उसका शेप आ जाए इसे आटे में। तो आप एक साथ ढेर सारी रोट बना के रख सकते हैं और उसको 6-7 दिन तक, 1 सप्ताह आराम से खा सकते हैं बना के, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगी जल्दी। तो आई थिंक, पता नहीं मेरा कैसा बना है, देखते हैं। नॉट बैड मुझे आ गया बनाना थोड़ी पतली हो गई है शायद, लेकिन ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डालती हूँ। ये मेरा बनाया हुआ है, जिसे आप ट्राई करेंगी, और आपका बनाया हुआ मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। तो इसे हल्की, तेल गरम होना चाहिए लेकिन हल्की आंच में इसे पकाते हैं। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाते हैं, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो अब सारे तैयार हो गए। अब इसे बस 3 बच्चे जिसे तलना है, तो इसे हम फटाफट तलेंगे और उसके बाद मिलकर इसे चखेंगे। 10 मिनट में इतने सारे रोटना तैयार हो गए। और अब इसे खुशबू भी बहुत प्यारी वाली आ रही है। और सच में ऐसा लग रहा है कि किसी पूजा पाठ में, तीज त्योहार में जैसे खुशबू आती है ना, उस तरीके की खुशबू इसमें से आ रही है। तो ऐसा, हाँ, वो फील आ रही है मुझे कि बहुत ही शुभ है इसे खाना, बनाना और किसी को खिलाना भी, सर्व करना भी। तो थैंक यू, आपने हमारा स्वागत यहाँ की पारंपरिक डिश से किया। और अब मैं इसे चखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी ये शगुन मेरे साथ टेस्ट करें। तो एक रोट आप जब बनाते हैं, तो जो पहली वाली होती है, जो भी होती है, आप पहले अग्नि को चढ़ाते हैं। परंपरा को फॉलो करना और जैसे वो करते हैं, जो शगुन करते हैं वो करना। तो हमने सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया और अब बारी है रोटना टेस्ट करने की। तो मैं जो करनी चाहूँगी, और मैं साथ में मैं आपको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ रोट हम हाफ करके चखें और देखें कि कैसा। ये ठंडी हो गई है, तो आप मुझे मेरा मुंह मीठा करें तो खिला देती हूँ आपको। सच में इसका फ्लेवर भी बहुत ही पारंपरिक और ट्रेडिशनल है, क्योंकि सच में लग रहा है कि ये बहुत ही पुरानी डिश है। और इसमें जो स्वाद है वो पूरा निकल के आ रहा है, पूरा रीजनल जो इसका टेस्ट है वो निकल के आ रहा है। क्रिस्पी है, मीठा है, टेस्टी है, सारे फ्लेवर्स है इसमें। तो मैं चाहती हूँ आप भी चखें एक बार। तो ये था गढ़वाली रोटना, जो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। और आपने देखा कि ये कितना इजी है, कितना सरल है, और साथ में स्वाद की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि ये बहुत टेस्टी है। तो आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें जो भी सामान गया है, जो सामग्री है इसकी, वो बहुत ही सिंपल है, हर जगह मिल जाएगी। और आपको एक साँचा चाहिए होगा जो आप ख़रीद कर रखें, जो आप बार बार बना सकते हैं, आगे भी आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, और हमें इतनी अच्छी रेसिपी, यहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश है वो बनाकर इतने प्यार से हमें खिलाने के लिए और हमारा वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच मैडम। तो और भी बहुत कुछ है रुद्रप्रयाग में, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ की मान्यताएं। चलता रहेगा रुद्रप्रयाग का सफ़र। आइए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। बने रहिए हमारे साथ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां।
जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम हैं 2 नदियों के संगम स्थल पर बसे रुद्रप्रयाग में। हम यहाँ के लोगों से मिले और यहाँ के पारंपरिक व्यंजन का स्वाद भी चखा। इस वक्त मेरे साथ है दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी कुछ महिलाएं। ये गढ़वाल की परंपरा को ना ही सिर्फ सहेज रही हैं, बल्कि अपना अधिक से अधिक समय देकर इसे अधिक समसामयिक भी बना रही हैं। और देखिए, मैं भी गढ़वाल के पूरे रंग में ढल चुकी हूँ। इसी रंग में रंग कर आइए देखते हैं यहाँ का पारंपरिक नृत्य जुमेला और महसूस करते हैं गढ़वाल की समृद्ध संस्कृति को। देवी दुर्गा माई बेखिले धूमेली होन, देवी दुर्गा माई बेखिले भाव भंगिमा और कदम ताल दोनों में ही काफी संतुलित नृत्य है ये। आइए जानते हैं इस नृत्य के बारे में। नमस्ते, आप सबने बहुत ही प्यारा नृत्य झुमेला प्रस्तुत किया हमारे सामने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये झुमेला नृत्य की जो परंपरा है वो कब की है, कितनी पुरानी है, और ये नृत्य आप मतलब कब करते हैं, क्योंकि ऐसे ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो ये किस ओकेजन पे आप करते हैं और इसकी परंपरा क्या है? ये नृत्य हमारे गढ़वाल में सबसे पुरानी है, दर पीढ़ी से होके आ रहा है जी। और ये हम ज़्यादातर तीज त्योहारों पर करते हैं, जैसे दीपावली आई, बसंत ऋतु आते हैं तो हम झुमेला करते हैं। ये परंपरा है हमारी संस्कृति, और हम ये परंपरा अपने आगे दर पीढ़ी इसका प्रचार प्रसार करते हैं और जागरूक करते हैं। हमारी संस्कृति, गढ़वाली जो संस्कृति है वो हमेशा जागरूक रहे और हमेशा जीवित रहे, लुप्त ना हो जाए। यह बहुत अच्छा झुमेला है ये। तो ये शादी में करते हैं या तीज त्योहार पे करते हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक संगठन है जो वो करता है, या ये हर घर में हर लोग करते हैं, मतलब सबको आता है ये, ऐसा है, या ये कुछ ही लोग को आता है? ना, ये हर घर के हर महिलाएं जानती पर लेकिन समूह में इकट्ठे होकर सब करते हैं त्योहारों में। जैसे त्योहार आ गया, पंचमी त्योहार आता है, दीपावली आता है, तो सब बहनें हम एक साथ इकट्ठा होती हैं घर में, एक चौक में, एक आंगन में, तो हम 4, 5, 6, 7 बहनें इकट्ठा होती तो सब एक साथ बोलते हैं झुमेला। झुमेला यह है समूह में गाया जाता है, समूह में बोला जाता है, समूह में इसका। झुमेला का अर्थ क्या है? झुमेला है कि झुंड बना के एकता है कि साथ में झूमे, मतलब साथ में झूमे, साथ में त्योहार मनाए, खुशी मनाए, प्रेम भाव अपना प्यार जो हमारा है। उडेलू नाक नटूली बैठिले झूमेली, उडेलू नाक नटूली बैठिले झूमेली, देवी दुर्गा माई बैठिले झूमेली, देवी दुर्गा माई बैठिले झूमेली, देलू मोतियों आर बैठिले झूमेली, देलू मोतियों आर। तो आइए इसी रंग में रंग कर देखते हैं गढ़वाल का पारंपरिक नृत्य झुमेला और महसूस करते हैं गढ़वाल की समृद्ध संस्कृति को। कने होलू नारेणा, कने होलू नारेणा, कने होलू नारेणा, कने होलू नारेणा, मेरो मोरी को गणेशा, कने होलू नारेणा, मेरो मोरी को नरेणा, कने होलू नारेणा, कने होलू नारेणा, कने होलू नारेणा, मेरो मोरी को गणेशा,
चमीनारेण कने बोलू नारेण मेरो मीनारेण कने बोलू नारेण मेरो बंसी को बजैया कने बोलू नारेण मेरो बंसी को बजैया कने होलो नारेण 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 मेरो होलो नारेण कने होलो नारेण मेरो सते संगे करैया कने होलो नारेण मेरो प्रकृति की गोद में प्राकृतिक संसाधनों के बीच अगर आप कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग जरूर आए। लजीज भोजन के साथ साथ लोक संस्कृति में भी आपको गढ़वाली खुशबू जरूर मिलेगी। अब वक्त आ गया है दो नदियों के संगम स्थल से विदा लेने का और अपना सफर आगे बढ़ाने का। फिर मिलेंगे एक नए शहर में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अगला कार्यक्रम सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार। भारत का जो नाम है, जो भरत जी का नाम है, उनकी जन्मभूमि पौड़ी में पड़ता है।